हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग के भाग 3 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, और क्या हम सुझाव दे सकते हैं या फिर क्या हम चीज़ें कर सकते हैं सो दैट ये जो रेपुटेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो और अच्छा बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम अपने संविधान को अगर देखें तो हमारे संविधान के द्वारा सेफगार्ड प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है ताकि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट रहे, इम्पार्शियल रहे। बट फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम सही तरीके से बारीकी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, ये जो सेफ गार्ड प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी की बात की जाती है, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती हैं। उसके पीछे का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो वो ये है कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा और कौन मेंबर्स बनेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इसके ऊपर कोई हमें ट्रांसपेरेंसी जो है नज़र नहीं आती है। इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द रूलिंग गवर्नमेंट कि वो किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं या फिर मेंबर्स बनाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के। क्योंकि इससे रिगार्डिंग कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है अपने भारतीय संविधान में कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन किसी पर्सन के पास है तो वो उस पर्सन को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है बना सकते हैं। तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं आती है और रूलिंग गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से अपने किसी पर्सन को इस पोस्ट पे बैठा सकती है। और नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि कितनी बार कोई पर्सन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर हो सकता है, इस चीज़ के ऊपर कुछ कहा नहीं गया है। 10 ईयर फिक्स की गई है, ठीक है। कहा गया है कि कोई अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बनता है तो 6 साल या 65 साल तक की उम्र तक जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो पोस्ट को होल्ड कर सकता है। बट मान लें कि उसके पास एज लिमिट अभी बाकी है और ये 6 साल उसका खत्म हो जाता है तो वो कितनी बार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बन सकता है, इस चीज़ के ऊपर कुछ भी संविधान में नहीं कहा गया है। तो यहाँ से हो क्या सकता है उस चीज़ के ऊपर एक बार ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ये हो सकता है कि हाँ प्रेजेंट जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो एज है वो हम मान के चलें कि 50 में है या फिर वो 45 के आसपास है या 60s में है, ठीक है। और अभी के टाइम पे वो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो उनको फेवर के लिए पूछती है और वो जो सिटिंग मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो फेवर देने के लिए तैयार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो उनको ये प्रॉमिस करती है कि अगर आपने हमें फेवर दिया तो हम आपको आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं देंगे या फिर वापस से हम आपको ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बनाएंगे। ये चीज़ें जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूपीएससी के जो चेयरमैन एक बार बन जाते हैं वो वापस से यूपीएससी के चेयरमैन नहीं बन सकते हैं और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। तो वैसा रिस्ट्रिक्शन जो है हमें इस पोस्ट के होल्ड करने वाले इंडिविजुअल के ऊपर रिफ्लेक्ट होके नहीं दिखता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिबार भी नहीं करता है कि रिटायरमेंट के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट कहीं और नहीं होना चाहिए या फिर इस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अपने पावर का यूज जो है वो कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस का यूज जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो शो कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जब उनको डाला जाएगा तब। तो ये चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं एक कमी है, ये ड्रॉबैक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि करप्शन करप्शन इन द सेंस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस में लोग हैं, वो एक इलीगल एग्रीमेंट में पड़ जाते हैं विद रूलिंग गवर्नमेंट। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो असली काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है चाह के भी बहुत बार नहीं कर पाती है। अगर अच्छे इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आ गए और वो सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो सिर्फ 2-3 लोग मिल के सारे सिस्टम को साफ नहीं कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक हर किसी को सही मायने में अपनी ड्यूटी जो है वो निभानी पड़ेगी, संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा हुआ ही नहीं है जिसने सही मायने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल जो है रिप्रेजेंट ना किया हो जनता के सामने। हमारे देश में TN शेषन हुए हैं, एक ऐसे ब्यूरोक्रेट जब वो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उन्होंने सबकी हवा टाइट करके रखी थी। कहा जाता है कि उनके हाथ में जो डंडा रहता था वो हर किसी पे पड़ता था जो गलती करता था। जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे तब कहा जाता है कि वो पहले ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही मायने में इम्प्लीमेंट करवाया था हमारे देश में। ये कहा जाता है कि उनसे पहले जितने भी इलेक्शन कमिश्नर थे वो बस इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करने में ही खुशी जो है वो महसूस कर लेते थे, बट ही वाज दैट पर्सन जिन्होंने हर किसी के ऊपर जो है इम्पैक्ट बना के रखा था। एंड लोगों के अंदर एक खौफ आया था कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उससे हमें डरना चाहिए क्योंकि उसके पास भी कुछ पावर है। ये कभी भी पीछे नहीं हटे अपनी ड्यूटी को करने से। कोई भी कैंडिडेट अगर कुछ गलत कर रहा हो उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर एक्शन लिया। कोई ऑफिशियल पर्सन है उसने अपनी ड्यूटी को सही मायने में नहीं किया और वो रूलिंग गवर्नमेंट को या किसी पॉलिटिशियन को वो फेवर कर रहा है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट का हो चाहे वो ओपोजिशन पार्टी का हो, तब वहाँ पे उस जो ऑफिशियल पर्सन होता है उसके ऊपर भी टीएन सेशन ने एक्शन जो है लिया और सही मायने में जो पावर होती है वो लोगों को दिखाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कितना पावरफुल है। खरीदार तो बहुत मिल जाएंगे बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कीमत क्या लगाते हैं। बट मेरे समझ से अनमोल जो लोग होते हैं उनका कोई मोल ही नहीं होता, वो बिक नहीं सकते। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिकाऊ हैं या नहीं है। उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं, हमारे सिस्टम के अंदर जो लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिक जाते हैं कि नहीं बिक जाते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। इफ यू टॉक अबाउट अशोक खेमका, उनके जैसा ब्यूरोक्रेट हो पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी के टाइम पे हम टीएन सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इनके जैसा हम अगर बन जाएं तो ना जाने इस देश में कितनी चीजें हम बदल सकते हैं। और ऐसे लोग हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। ऐसे कुछ लोग भी अगर हमारे देश में हो जाए ना, हमारे देश का सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ हो सकता है। जब भी इलेक्शन कैंपेन होता था तो टीएन सेशन जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे कि कोई धर्म को लेके या कोई कास्ट को लेके कोई गलत संदेश जो है वो पब्लिक में स्प्रेड करे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन ऑल दोज थिंग्स। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि हाँ, ऐसे जो लोग हैं वो हमारे देश में होने चाहिए। नो डाउट जब आप सही रास्ते पे चलोगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तकलीफ देने के लिए आएंगे, बट वी हैव टू मेक अवर माइंड फॉर दिस। और एक बार हमने अपने आप को तैयार कर लिया कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम आएंगी, जो भी दिक्कतें आएंगी, आई विल फॉलो द रूल, आई विल मेक पीपल फॉलो द रूल, तो फिर कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। ईवीएम के ऊपर कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होती है। इलेक्शन जब होता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है काउंटिंग होने से पहले कि वो शायद इलेक्शन जो है हार जाएंगे, एंड वो फिर ब्लेम करना स्टार्ट कर देते कि ईवीएम जो है वो हैक हो जाता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ईवीएम में गड़बड़ी करवा देती है। बट वही पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है तो वो कहती है कि जनता का मैंडेट है, हमें मंजूर है। तो भाई, पहले आप कह रहे थे कि ईवीएम जो है वो गड़बड़ है, बट जब आप जीत जा रहे हो तो आप कह रहे हो नहीं, ईवीएम सही है। सो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपने वसूलों पे सही मायने में अगर चलें, एक बात से वो पलटे ना, तो इस देश का बहुत उद्धार हो सकता है। सो ईवीएम के ऊपर हमारा जो चीज़ें चल रही है, उन चीज़ों को लेके ट्रस्ट जो है जनता का, लोगों का, वो बढ़ना चाहिए। वीवीपैट जो है वो स्टार्ट किया गया, बट ये भी हर कंस्टिट्यूंसी में अभी अवेलेबल नहीं है एंड इसके ऊपर अभी काम चल ही रहा है। तो ये चीज़ें अगर थोड़ी और अच्छी हो पाए तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ओवरऑल जनता का विश्वास जो है वो बढ़ेगा। देन हम देखते आए हैं कि पैसा और क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है, और इन चीज़ों को अगर हमें साफ करना है तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सही मायने में इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना पड़ेगा। क्योंकि कोई होना चाहिए जो नेताओं पे कंट्रोल बना के रखे, बिकॉज नेता हर जगह पे हर किसी को झुका के रख रहे हैं। अगर वो गलत हैं तो भी सामने वाले को वो झुका दे रहे हैं, जबकि सामने वाला बंदा सही है। तो ये लिमिटेशन जो है कहीं ना कहीं होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ हमें जो है क्रिएट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़ा पावर दे के कर सकते हैं।
जो गवर्नमेंट है वो लार्ज स्केल पे ट्रांसफ़र कर देती है इलेक्शन के टाइम पे। जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होना होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे मीडिया के अंदर न्यूज़ आ जाती है कि बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़र जो हैं वो किए जा रहे हैं वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके। तो ये चीज़ क्यों की जा रही है? क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट उन लोगों को अपने पास रखना चाहती है जो उनके सामने झुकते हैं, जो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा रेडी हैं। इनफैक्ट ट्रांसफ़र उन लोगों का किया जाता है जिन लोगों से जो पॉलिटिशियंस हैं उनको डर लगता है। उनको लगता है कि हम इनसे फेवर मांगेंगे तो ये फेवर जो है ये बंदा हमें देने वाला नहीं है, सो इसका ट्रांसफ़र इस एरिया में कर दो एंड जो हमारे फेवर में बंदा खड़ा रहेगा, जो हमारे सामने हाँ जी करेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, उसको फिर वो अपने डिजायर्ड प्लेस पे ट्रांसफ़र करके बुलवा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये रुकनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद अकेले इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। उसको एक पूरा सिस्टम की ज़रूरत होती है ऊपर से नीचे तक चीज़ों को कंट्रोल करके रखने के लिए। तो नीचे वाले जो लिंक्स हैं वही अगर वीक होंगे तो हम एक अच्छा रिजल्ट और एक सही मायने में इम्पार्शियल रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो इन सब चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करना होगा ताकि सही मायने में हम सिस्टम को साफ कर पाए। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास उतना पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को सही मायने में रेगुलेट कर पाए। लीगल बैकिंग जो है वो भी हमें चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब इलेक्शन हो रहा है तो रूलिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट जो हैं वो अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें बोल देते हैं तो उनके ऊपर उतना कुछ एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता है। और वही कहीं पे कोई कमज़ोर या वीक पार्टी के लोग अगर बोल देते तो उसके ऊपर रिएक्शन जो है हमें बहुत बड़े मात्रा में रिफ्लेक्ट होके देखने को मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सही मायने में होनी चाहिए और ये चीज़ें इक्विवेलेंट होनी चाहिए। रूलिंग गवर्नमेंट के लिए भी ये उतना ही इफ़िशिएंट होना चाहिए जितना ये ओपोजिशन पार्टी के लिए या किसी भी कैंडिडेट के लिए हो। देन अगला जो पॉइंट हमें ध्यान देना होगा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लेस एंड लेस इंडिपेंडेंट बनता जा रहा है। तो एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो हमें थोड़ा कम करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर से, बिकॉज लोगों का जो विश्वास है वो हटता जा रहा है। इनफैक्ट जब मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर पहला वीडियो डाला तो वहाँ पे जो कमेंट आया उससे साफ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है कि वो कैंडिडेट क्या बताना चाह रहा है। ही डायरेक्टली मेंशन्ड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का गुलाम हो चुका है। सो ये इंप्रेशन तब तक नहीं हट सकता है जब तक सही मायने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में पावर जो है वो मिले, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट सही मायने में रहना होगा, बनना होगा। अगर हम देखें कि क्या हम इसके अंदर बदलाव ला सकते हैं तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हाँ, एक लीगल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हम प्लास्टिक के गन देकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये नहीं कह सकते कि आप रूल करो, आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करो। अगर आपको गन देनी है तो ओरिजिनल गन दो एंड थोड़ा सा ऑथोरिटी दो उनको, सो दैट वो सही मायने में उन चीज़ों को करवा पाएँ। नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जो करप्ट होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सही मायने में काम करना चाहते हैं बट उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं पहुंच पाता है, वो उनके पास पावर नहीं मिल पाता है कि वो पावर को यूज करके सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और करवाएं। बट अगेन मैं बोलूँगा टीएन सेशन जैसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर जो है पूरे देश में लोगों को दिखाया था, और उनके समय जो नेता लोग थे वो कांपते थे, वो सोचते थे कुछ भी कहने से पहले या कुछ भी, बिकॉज ही वॉज देयर, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खौफ जो है सही मायने में पॉलिटिशियंस के मन में लाया था। देन लीडरशिप हमें हमारे देश में ऐसी चाहिए जो सही मायने में पॉलिटिकल सिस्टम को साफ करने की कोशिश करे। जनता के बारे में हमेशा बात होती रहती है बट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को साफ करने में कितनी बात जो है होती है, कितने लोग जो है इंटरेस्ट शो करते, कितने नेता कहते हैं कि हाँ हम इस पॉलिटिकल सिस्टम को साफ करेंगे। ये चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देन सेकेंड एआरसी रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसके अंदर रिकमेंड किया गया था कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर,
लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा, लॉ मिनिस्टर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको मिलाकर एक कोलेजियम बनाना चाहिए और ये लोग फिर नाम सजेस्ट करेंगे कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है या फिर किसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बनाना है। क्योंकि अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ही हाथों में ये कंट्रोल है, तो वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अलग रिफ्लेक्ट होके आए एंड लीडर ऑफ अपोजिशन को भी ये थोड़ा सा पावर मिले ताकि वो अपना रोल जो है वो दिखा पाए एंड इम्पार्शियल वे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हो पाए। उसके लिए सेकेंड ARC रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन जो है किया गया था कोलेजियम सिस्टम का। लेट्स सी कहाँ तक ये चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट होती है, बट एबव ऑल हम सबको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा सा इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहना होगा। एंड वी हैव टू रिमेंबर कि आज के टाइम पे जो हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ बिकमिंग सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो कहीं पे भी आपने कुछ पढ़ लिया, कहीं पे आपने कुछ देख लिया, आप डायरेक्टली उन चीज़ों को शेयर करने में या फिर डायरेक्टली उन चीज़ों को सच मान के ना चलें। डायरेक्टली आप नारा लगाने के लिए ना निकल जाएं, सोचें समझें, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखें, उसके बाद ही अपने लेवल पे कुछ एक्शन लें। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।